नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके खाते में एक साथ 10 लाख, 20 लाख या फिर 93 लाख तक की रकम आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि अभी एक नया जो है घर खरीद लें, गाड़ी जो है पास में उसको अपग्रेड कर लें और ना जाने कितनी चीजें जो है आपके दिमाग में आने लगेगी। अब ये 93 लाख आएगा कैसे, ये भी जान लीजिए। देखिए, असल में 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आई है एक नई कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करती, लेकिन इसके अमल में देरी होती है, तो कर्मचारियों को कई महीनों का जो है बकाया यानी एरियर एक मुश्त मिल सकता है। खास बात यह है कि कुछ अधिकारियों के लिए ये एरियर जो है 93 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है, आखिर उसका वेतन जो है कितना बढ़ेगा, एरियर कितना मिलेगा और इस पूरी कैलकुलेशन का आधार यानी बेस क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के शो में सबसे पहले किसे मिलेगा 93 लाख का मोटा एरियर, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे रघुराम राजन की बड़ी वार्निंग की और अंतिम में ट्राई के प्रस्ताव पर उपभोक्ता संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, अब तक की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर ये आ रही है। कई बार हम लोग चर्चा करते रहते थे, तमाम प्रोसेसेस को जानने की समझने की कोशिश करते थे, सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, लेकिन ये जो नया अपडेट सामने आया है, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तो एरियर के रूप में ही मिलेगा। तो मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, किसको मिलेगा ये एरियर सर, और फिर क्या बड़े और ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की जो है उम्मीद कामना की जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है कि जब एरियर सरकार बांटेगी 8th पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तब सरकार के खजाने पर तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए तक का बर्डन आ सकता है। अब वो 5 लाख करोड़ रुपए दरअसल एक एक कर्मचारी के खाते में ही जाने वाला है। और इसी में ये फिर जब अगर आप उसको डीप एनालाइज करते हो और ये मानकर चलते हैं कि अगर 18 महीने का जो तय कार्यकाल है उसके बाद 2-3 महीने और लगते हैं केंद्र सरकार को इसको अप्रूव करने में 8th पे कमीशन की सिफारिशों को, तो यहाँ से जो सबसे बड़े पोजीशंस पर या सबसे ऊंचे लेवल पर बैठे सरकारी अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो एरियर सरकार देगी वो अच्छा खासा हो सकता है। और जैसा आपने बताया कि सबसे टॉप लेवल पर जो सेक्रेटरी लेवल पर या कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, उनको तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक एक मुश्त सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर है, बड़ा बोनांजा है। और इसके विशाल सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि क्या किसी की व्यक्ति के खाते में, किसी अफसर के खाते में 93 लाख या 50 लाख या 60 लाख रुपए एक मुश्त आएंगे, बल्कि बड़ी बात इस कहानी से जुड़ी हुई ये है कि जब ये रकम आएगी तो उसका पूरी की पूरी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर होगा, जो कंजम्पशन से लेकर तमाम जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनको बूस्ट कर सकता है। सर, आपके संबोधन से मैं पाया कि शायद आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और क्या ग्रुप ए सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को आप संबोधित कर रहे थे। तो सर, मैं एक डेटा निकाल रहा हूँ, आईएएस अधिकारियों की संख्या मैं पता लगा रहा था, तो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो है 6877 और जो है इन पोजीशन जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं वो है 5577 और रिक्त पद है 1300। आईपीएस अधिकारियों की बात की जाए तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 5099 और अभी जो है इन पोजीशन कार्यरत जो अधिकारी हैं वो 4594 है। अगर इन दोनों डेटा को जोड़ दिया जाए सर, तो ये आंकड़ा करीब जो है 10,000 के आसपास बैठता है। तो इन 10,000 की मतलब मैं समझ सकता हूँ कि करोड़ों रुपए का है जो है प्रॉफिट होगा या? हाँ, बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के साथ आपके सेना की बड़ी पोजीशंस पर बैठे लोग भी शामिल हैं और दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। और इनको जो है या जिनको सरकार जो है वो लेवल 15 से लेवल 18 तक का जो लेवल है वह उस रेंज के जो अफसर हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनको बड़े बड़े फ़ायदे या बड़ा एरियर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा विशाल। जी जी जी, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो ग्राफिक्स है वो प्लीज़ ऑन स्क्रीन चलाइए। लेकिन सर, कई कर्मचारी संगठनों से जब हमारी बातचीत हुई तो वो ये कहते हुए भी नजर आए कि देखिए विशाल जी, जो फिटमेंट फैक्टर वाला जो गणित आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा या 4 का आसपास का हो या 3 के आसपास का हो,
तो ऊंचे वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको फायदा होगा। वो एक शंका और आशंका ये जताते हुए भी नजर आए थे कि निचले तबके के मतलब जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए जो है अलग स्ट्रक्चर का जो है फिटमेंट फैक्टर और तमाम तरह की अलग जो व्यवस्था की भी बात कही जा रही थी, और वो सच होता हुआ दिख रहा है। एज पर दिस रिपोर्ट सर, कहा जा रहा है कि बड़े अफसरों को है 1 करोड़ रुपए का एरियर मिलेगा। व्हाट अबाउट जो छोटे कर्मचारी हैं? नहीं, देखिए, अगर सरकार या अगर आयोग एक ही आपका फिटमेंट फैक्टर लागू करता है तब, अगर और मांग ऐसी भी चली कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड है वो आई, जो तमाम जो लेवल्स हैं उनको मर्ज करने की भी डिमांड जो है 8th पे कमीशन से जो अलग अलग मेमोरेंडम है उनमें की गई। लेकिन देखिए, अब जो फ़र्क है, अगर आप एक फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो जो गैप एक है वो आपको दिखाई देगा अक्रॉस द लेवल। और ये बात भी सही है कि जो बड़े अफसर हैं उनकी सैलरीज में या उनके जो एरियर है उसमें ज़्यादा बड़ी आपको बढ़ोतरी विशाल दिखाई देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर एक लास्ट सवाल, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा को लिए चलेंगे। कहा जा रहा है कि क्या एचआरए और अन्य भत्तों का भी एरियर मिलेगा या नहीं, इसको लेकर क्या आपका उत्तर होगा? कहा तो ये जा रहा है कि नहीं, भत्तों को लेकर तो ऑलरेडी जो है। बिल्कुल, ये इसको लेकर एक बड़ी आशंका तमाम कर्मचारी संगठनों में है कि साहब आप बेसिक पे और महंगाई भत्ता तो देंगे, लेकिन बाकी के जो तमाम भत्ते हैं उनका एरियर नहीं मिलेगा, और ये ही जो लॉस है ये भी एक एक कर्मचारी के खाते में लाखों लाखों रुपए का लॉस यहाँ पर बैठता हुआ दिखाई देगा। चलिए सर, ये तो हो गई गुडी गुडी बात। अब आपसे जो है इकॉनमी पर बात कर लेते हैं, जो चर्चा का विषय भी है, चिंता के भी विषय की बात है। कहा जा रहा था, टीओआर में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि थोड़ा जो है सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन बढ़ोतरी की बात तो की जाए, लेकिन थोड़ा जो है देश की आर्थिक स्थिति जो है, फिस्कल जो है प्रूडेंस की बात कही जा रही थी, उससे जोड़कर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी, आपने शुरुआत में कहा भी कि 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का बोझ आएगा। ये तो उस समय की बात थी सर। अगर मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए, अगर मान लीजिए 10,000 15,000 स्टाफ्स को भी देना पड़े, तो ये बोझ तो मुझे लगता है कि और अधिक होता हुआ दिखेगा। हाँ, ये बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर ऊंचा फिटमेंट फैक्टर दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर सरकार 2.57 का जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर दिया था, अगर वही देती है, उसी लेवल पर रहती है, तब भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा कर्मचारियों के को जो मिलने वाला एरियर है। मसलन अगर 2.57 का आप फिटमेंट फैक्टर रखते हैं और 20 महीने का टेन्योर रखते हैं कि साहब 20 महीने डिले हुआ 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली तारीख तक, तो जो 15 लेवल 15 के जो अफसर हैं जी, उनकी अभी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो 1,82,200 रुपये है जी सर। ये बढ़कर 4,68,254 रुपये हो जाएगी। सीधे तौर पर 57,21,000 रुपये का एरियर इनको मिलेगा, और जो 18 लेवल पे लेवल पर है, जिनकी अभी 2.5 लाख रुपये सैलरी है, उनकी 3,92,000 हो जाएगी, इनको 78,50,000 रुपये का। तो जो 93,000 है, 93 लाख रुपए है, जिसको हम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से देख रहे हैं, अगर 2.57 भी रहता है तब भी 78.5 लाख रुपए का एक मुश्त जो है पैसा वो कैबिनेट सेक्रेटरी, टॉप लेवल के सेक्रेटरी और अफसरों के खाते में सीधे तौर पर आ सकता है विशाल। चलिए सर, ये तो बात होगी कि अब कितनी बढ़ोतरी होगी। लेटेस्ट अपडेट का है, कहाँ मीटिंग है, ये भी हम आपसे बिल्कुल 22-23 जून को लखनऊ में 8th पे कमीशन की बैठक है, और तमाम जो पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ आप कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे आयोग उनका फीडबैक, उनकी राय मशवरा जानने की कोशिश कर रहा है विशाल। एक और अंतिम सवाल सर, कब तक ये मीटिंग चलता रहेगा सर? कब सब चीज़ें जो हैं सेटल डाउन होंगी, और कब जो है पूरा जो है जो पूरा प्रस्ताव है ये जो है जाएगा? मुझे लगता है कि जुलाई मध्य तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए मीटिंग्स का, क्योंकि उसके बाद का अभी तक कोई शेड्यूल भी ऐसा नहीं आया। हो सकता है कि जुलाई मध्य तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, और उसके बाद दिल्ली में फिर या इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का काम शुरू हो विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में जंग छिड़े, तेल के जो है जहाज रुक जाएं और कच्चे तेल की सप्लाई अचानक ठप पड़ जाए, तो ऐसे हालात में क्या भारत के पास इतना तेल है कि देश की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और अर्थव्यवस्था चलती रहे? इसका जवाब है सिर्फ 76 दिन।
असल में हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के बीच पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारत को चेताया है कि आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा राजन को सबसे बड़ी चिंता किस बात की है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, रघुराम राजन की वार्निंग फिर से आ गई है और इस बार उन्होंने कुछ खास चीज़ें बताई हैं। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, जिसकी हम लोग सबसे पहले जो है, जब कई दिन पहले हम लोग जब मनी सेंट्रल किए थे उस समय हम लोगों ने बात बताई थी कि मात्र आपके पास अगर 70-80 दिन का तेल है तो क्यों नहीं आप जो है अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाते हैं। देश की जो है आबादी बहुत अधिक है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसी कुछ बात वो कह रहे हैं या कोई और चिंता की बात? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रघुराम राजन इसी पूरा जो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब, ये तो लड़ाई एक आ गई आपके सामने और स्थितियां खराब हुई, लेकिन अगर आप पिछले 2-3-4 साल से देखेंगे, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या बाद में लाल सागर में पैदा हुई स्थितियां हो या इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना हो और एक नई लड़ाई मिडिल ईस्ट में छिड़ना हो, भारत को उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों से आगे के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खत्म हो गई। अब दुनिया एक नए दौर में एंट्री कर रही है, जहाँ पर ट्रेड वॉर, जहाँ पर ऑयल सप्लाई को लेकर क्राइसिस, जहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये तमाम चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले वक्त में ये बार बार सामने आ सकती हैं। अब इसका उपाय क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं, पुख्ता करना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर एक पहला जो सरकार का स्टेप हो सकता है इस दिशा में, वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो है आप अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है उसको बड़े पैमाने पर इंक्रीज करें और इसको चीन के लेवल तक लेकर जाएं, जैसे चीन ने खड़ा किया है अपने यहाँ। और आप देखेंगे कि चीन में इस तरह की कोई क्राइसिस की बातें हमने नहीं सुनी जब मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई शुरू हुई विशाल। चलिए, तो भारत की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात की जा रही है, तो इस पर भी एक छोटा सा जो है हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। सर, भारत की जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ ये जान लेते हैं। वर्तमान में सर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा बेंगलुरु कर्नाटक में, तीसरा पादुर कर्नाटका में और दूसरे चरण में यानी जो फेज़ 2 ऑफ जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स उस पर कहाँ कहाँ काम चल रहा है सर, ये भी जानकारी दे देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। चांदी खोल उड़ीसा में सर और पादुर में जो है विस्तार किया जा रहा है कर्नाटक में। तो अब जहाँ आपसे चर्चा करेंगे कि भारत के पास अगर राजनीतिक तेल भंडार है तो वो है सर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन MMT, यानी अगर इसको अगर कन्वर्ट किया जाए सर तो ये 70 से 80 दिन की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर है। लेकिन चीन से जो आपने बात कही सर, तो उस लेवल की चीज़ों को डेवलप करने में क्या बहुत समय लगेगा या हम लोग बहुत पीछे हैं सर? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, जब नई सरकार आई थी 2014 में नरेंद्र मोदी की, तब से ही इस बात को लेकर डिस्कशन था कि भारत को अपने ऑयल रिजर्व बढ़ाने हैं, उसके लिए नए जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो क्रिएट करने। सरकार ने उस दिशा में काम भी किया, अलग अलग जगहों पर ऑयल रिजर्व को क्रिएट करने का भी काम किया, लेकिन इसमें लार्ज स्केल पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और जैसा रघुराम राजन साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप संकट के वक्त पर एक्शन न लें, जागे ना लेट। हाँ, आप पहले से इसकी तैयारी करें। आप संकट की तैयारी दरअसल पहले से करें, यानी जो काम अब सरकार वॉर फुटिंग पे मान लीजिए करती हुई दिखाई देगी, तमाम तरह की चीज़ें सरकार कर रही कि साहब एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएं या दूसरे उपाय किए जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, इन कामों को आपको दरअसल संकट के पहले करना है, ताकि जब संकट आए तब आप उसके लिए तैयार हो, ना कि संकट आ गया अब हम क्या करें, फिर जिस तरह की अफरा तफरी की स्थिति बनती है वहाँ पर सरकार के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। जी, इसके अलावा सर इन्होंने कहा कि जो इंपोर्ट के जो स्रोत हैं उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। सर, आपसे कई बार हम लोगों ने मनी सेंटर में सुना था कि अंगोला से भी शायद हम लोग तेल लाते हुए दिखे, तो बड़े पैमाने पर अंगोला से तेल लेना शुरू किया सरकार ने, वेनेजुएला से तेल लेना शुरू किया, और जो अंतरिम जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की, डेल्सी रोड्रिगेज, वो भी भारत पर आई और माना जाता है कि वेनेजुएला से अच्छे खासे पैमाने पर भारत तेल खरीदारी शुरू भी कर रहा है। रशिया हो गया, तो तमाम जो नए जो आयाम हैं, हाँ, तमाम जो नए ठिकाने हैं आपको उनको तलाशना होगा कि साहब ऐसा ना रहे कि हमारे पास मान लीजिए मिडिल ईस्ट में दोबारा क्राइसिस शुरू होती है और हम एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड हो गए और पता चला कि फिर आपके लिए इसी तरह की दिक्कतें आई, जहां सरकार को
पाबंदी लगानी पड़ी बिल्कुल हाल में कि साहब कोई भी कमर्शियल जो यूजर है वो 200 लीटर तेल से ज़्यादा एक बार में नहीं ले सकता डीजल। तो इस तरह के चीज़ों के लिए आपको न सिर्फ अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा बल्कि अपने एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि संकट अगर आए तो आप किसी एक रूट या एक चुनिंदा देशों के समूह तक आपके एक्सपोर्ट सीमित ना रहें। लेकिन सर इसमें भी एक इकोनॉमिकल पेच है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा जाता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है जो तेल मान लीजिए 30 दिन में आ जाता है, तो अंगोला से या अमेरिका से या दूसरे जगहों से वो चीज़ आने में जो है 80 दिन से लेकर 90 दिन का समय लग जाता है, फिर वो खर्च भी बढ़ता है। तो ये वाला पेच कैसे हम लोग सुलझाएंगे? हाँ, ये एक पेच है और ये पेच एक रहेगा विशाल, क्योंकि दुनिया के वो बर्डन करना सहना होगा। दुनिया के सारे देश ऐसा तो है नहीं कि हमारे समीप है, भारत के पास हैं, और जहाँ पर आप ले लें जाहिर तौर पर आप देखिए वेनेजुएला कितनी दूर है, या लैटिन अमेरिका के बाकी कंट्री जहाँ पर ऑयल रिजर्व हैं। तो सबसे पास तो भारत के लिए दरअसल मिडिल ईस्ट का ही रास्ता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही पड़ता है, जहाँ से आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी कम बैठती है और बाकी चीज़ें। लेकिन फिर रशिया भी है, अंगोला भी उतना दूर नहीं पड़ता भारत के लिए उस यहाँ से। तो तमाम जो आपको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सरकार को वो इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन आपके पास चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। आपकी डिपेंडेंसी किसी एक ग्रुप पर इतनी ना हो कि आपके लिए फिर बाद में कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हो विचार। सर रघुराम राजन साहब ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर को लेकर भी चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि जो है भारत अपनी अभी भी जो है महत्वपूर्ण APIs को लेकर यानी एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर जो है चीन पर ओवर जो है डिपेंडेंट है। ये भी एक चिंता वाली बात है। कल के डेट में अगर मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? नहीं, तो वो चिंता केवल फार्मा सेक्टर की नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी चिंता आपकी जो प्रेशियस मिनरल्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं उसको लेकर भी थी, जो सेमीकंडक्टर से लेकर तमाम जो दूसरे ऑटो कंपोनेंट तक में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको चिंता देखिए पिछले कुछ वक्त में जब चीन ने एक्सपोर्ट का बैन लगाया था इस तरह के मिनरल्स पर, तब भारत की ऑटो इंडस्ट्री में भी खलबली मची। यहाँ पर भी आपको अपने यहाँ माइनिंग से लेकर तमाम दूसरे जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर काम करना पड़ेगा सरकार को। और सप्लाई चेन की अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो सप्लाई चेन केवल और केवल जो मिनरल्स हैं उन तक नहीं, बल्कि तमाम जो दूसरे चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इस सब चीज़ में आपको सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना होगा। अब चलिए इस कहानी में बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ रहा है, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है वॉर को लेकर? क्या जो है संधि जो है पीस ट्रीटी उस पर साइन हो गया? लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। 60 दिन की एक टाइमलाइन है जिसके भीतर इस डील को कंप्लीट करना, फिनिश करना है। बड़ा एक जो $300 बिलियन का जो ईरान के रिकंस्ट्रक्शन का भी की भी बात की गई है। तो तमाम उसके 14 पॉइंट का एक एजेंडा है जिस पर दोनों देश काम करेंगे। अगर इस बीच नहीं होती है तो आगे का फिर रास्ता होगा, जिसमें एक बड़ा अमेरिका की तरफ से कि साहब आप न्यूक्लियर ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं। पीस का टिकाऊ होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चूँकि लड़ाई रुक गई है, एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया है, तो अब पीस को लंबा लॉन्ग टर्म कैसे, जैसे कि इसमें एक बड़ी बात यह आ रही है कि ईरान पर जितने एक्सटेंसिव सैंक्शंस लगा रखे थे अमेरिका ने, अमेरिका उनको भी हटाएगा। तो क्या ईरान के पूरे दुनिया के साथ खुलने का रास्ता या दुनिया के साथ कारोबार करने का रास्ता भी खुलेगा? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इसके पहलू हैं जो आने वाले कुछ वक्त में और ज़्यादा स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगे विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की शिकायत, कॉल ड्रॉप की परेशानी, स्पैम कॉल्स का आतंक और जो है शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समाधान न मिलने का गुस्सा। आज देश के करोड़ों टेलीकॉम यूजर्स जो हैं इन्हीं समस्याओं से जो हैं जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। ऐसे में ट्राई कंज्यूमर ग्रीवांस रेजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको तेज और आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब इसी प्रस्ताव को लेकर जो है नया विवाद खड़ा हो गया। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका आरोप है कि यदि शिकायतों की अपील सुनने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को ही दे दिया गया तो निष्पक्षता यानी ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ट्राई क्या बदलना चाहता है, टेलीकॉम कंपनियां क्या चाहती हैं और उपभोक्ता संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रवीण सर से जो है इस पूरे मामले को जो आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सर ये कौन सा नया विवाद जो है ये खड़ा हो गया है? नहीं देखिए,
ट्राई ने जो ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर्स कंप्लेंट रिड्रेसल रेगुलेशन करके एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है, और उसमें जो कंज्यूमर्स की शिकायतें हैं उनके निवारण को लेकर या उनको किस तरह से दूर किया जाना है, इसको लेकर भी एक बात कही गई है, जिसमें आपकी जो एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें 2 लोग होते हैं, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति होता है और एक टेलीकॉम कंपनी का व्यक्ति होता है, जिसके जरिए इसको जो कस्टमर्स की शिकायतें हैं उनको दूर करने का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। अब इसको खत्म करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जाहिर तौर पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि साहब बार बार मीटिंग्स नहीं होती, इसकी समय समय पे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और इस वजह से जो है जी ट्राई का क्या कहना है सर, मैं बता देता हूं कि मौजूदा समिति की जो बैठकें हैं वो समय पर नहीं होती हैं, सदस्यों की जो है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता जो है उसकी समस्या रहती है, इससे शिकायतों के समाधान में देरी हो जाती है, इसलिए मौजूदा व्यवस्था को जो है अधिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए बदलाव करना जरूरी है। ओवर टू। तो ये और इस वजह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो इस कदम से जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन है इसके साथ सहमत हैं, इसको लेकर खुश हैं कि ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो कंज्यूमर फोरम्स हैं या कंज्यूमर से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े हुए या मोबाइल चलाने वाले जो लोग हैं, यूजर्स हैं, उनको एक डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं होगी लोगों की। माना यह भी जाता है कि कस्टमर्स की जो शिकायतें लंबे लंबे वक्त तक पेंडिंग रहती है उसके पीछे इस कमेटी का रोल कम है, एडवाइजरी कमेटी का, बल्कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके ही एग्जीक्यूटिव इन समस्याओं को लंबे वक्त तक अपने जो टालने की कोशिश करते हैं, उन ग्रीवियंसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। कोई अपीलेट का एक सिस्टम नहीं जहां पर कि एक अपीलेट की ऐसी व्यवस्था हो जिसके जरिए ये शिकायतें ऊपर लेवल पर ले जाई जा सकें। तो इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी चिंता भी जताई गई है। सर जब मैंने इस खबर को रिसर्च किया सर तो बहुत चीज़ें जो हैं सामने आई। मैंने कहा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, मुझे लगा क्या मैं ही फेस कर रहा हूँ या आप ही फेस कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या अभी भी जो है बदस्तूर जारी है। 5G का दावा तो किया जाता है लेकिन सच्चाई में जो है 4G से भी कम की स्पीड जो है तमाम देश के जो टेलीकॉम यूजर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। स्पैम कॉल, फ्रॉड मैसेजेस जो हैं लगातार आ रहे हैं। महंगे रिचार्ज प्लान को लेकर जो है जो समस्याएं बनी हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया रिचार्ज, इसको थोड़ा कम किया जाए। शिकायतों का जो समाधान है उसको लेकर समस्या, कहा जाता है कि शिकायत करते तो हैं लेकिन उसका जो है कंज्यूमर जो कंप्लेंट है उसका जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। हम समस्या तो बताते हैं, उसका कोई समाधान ही नहीं होता है। फिर कहा जा रहा है कि इंसानी जो है सपोर्ट की कमी होती है। इंसानी इन द सेंस कि भाई आपने कॉल किया, वो AI या बॉट पर डाल देते हैं। उनको लगता है कि भाई हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात तो पहुंच नहीं पाती या उनसे जो हम समाधान नहीं मिल पाता है। गलत जानकारी और मिस सेलिंग की भी समस्या और रिफंड और वॉलेट से भी जुड़ी शिकायतें जो हैं वो भरपूर मात्रा में जो है आती हुई दिख रही है। तो सर शिकायतों की जो लंबी फहरिस्त है इस पर ट्राई कब जागेगा और कब इन चीज़ों पर जो है समाधान होता हुआ दिखेगा? नहीं, ट्राई ने इसी ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस हैं इनमें कई चीज़ें और भी कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब आपको ऐप्स और जो पोर्टल है उसके जरिए शिकायतों को एस्केलेट करने का, अपीलेट तक पहुंचाने का, अपीलेट के पास रजिस्टर करने का, इसके तमाम विकल्प जो है वो देने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई की तरफ से कही भी गई, लेकिन जो एडवाइजरी जो कमेटी है उसको निकालने का, और जाहिर तौर पर जैसी आप बात कह रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियों पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है जो कंज्यूमर्स की हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं कि साहब हम शिकायतों का बढ़िया निस्तारण कर रहे हैं आराम से, लेकिन दरअसल शिकायतों को दर्ज करना, उनका एस्केलेशन, उनको अपनी तरफ से रिजॉल्व कर देना, जबकि कस्टमर की शिकायत खत्म नहीं हुई है लेकिन आपने या टेलीकॉम ऑपरेटर ने कह दिया कि साहब शिकायत तो ये खत्म हो गई है, इशू इज रिजॉल्व्ड। हाँ, इश्यू रिजॉल्व। उसके बाद आप कोशिश करते रहिए। और एक जो न सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स बल्कि आपका तमाम जो ई-कॉमर्स से लेकर जो तमाम इस तरह के ऑनलाइन और बाकी के जो उद्योग या कारोबार हैं उसके साथ है कि ह्यूमन आपका कनेक्ट ना हो पाना, किसी एग्जीक्यूटिव से बात करना, आपको अपनी शिकायत को वास्तविक तौर पर बता पाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के नाम पे फैसिलिटी ही नहीं है कि आप किसी जो कॉल सेंटर में किसी व्यक्ति से बात कर उनके और उसको अपनी शिकायत को तो सर इसके पीछे का तर्क यही तो होगा ना कि कॉस्ट कटिंग, अब व्यक्ति को रखेंगे उसको भाई पैसा देना पड़ेगा,
तो एआई मॉडल पे ही चलते बिल्कुल, हैं। बहुत सारे लोग और जिसमें तमाम कंज्यूमर्स हैं वो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि किस तरह से हमारी किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात हो जाए ताकि मैं अपनी सही समस्या क्या है, जो ऑप्शन दिए जाते हैं, मान लीजिए कंपनी कहती है कि साहब हमने पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है, आप ऐप पर जाइए, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपकी क्या समस्या वहाँ। और ये राइड हेलिंग जो ऐप्स हैं इनके साथ भी है ये दिक्कत। आप ढूंढते रहिए कि किस तरह से किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात हो, लेकिन वो बात हो पाना ही मुश्किल होता है आपके ग्रीवियंस को रिड्रेसल के लिए। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से अपनी शिकायत को फिर दर्ज ही नहीं करते कि इतनी जहमत, इतनी परेशानी कौन उठाए। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।